और कोई नहीं खोज पाया। उन्होंने खोजा कि संगठन बनते क्यों हैं। वो बात में बुद्धा जी की कर रहा था कि बुद्ध ने कहा समाज का नेतृत्व कौन कर सकता है। ये बाबा साहब का जो साहित्य पढ़ेंगे हम तो क्रांति प्रतिक्रांति में ये दर्ज है। बुद्ध कहते हैं कि समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जो त्यागवान और नैतिकवान है। और त्याग के लिए बुद्ध ने दो चीजें बताई, एक परिवार का और एक पैसे का त्याग। और संघ में जैसे ही प्रवेश होता है उस दिन से उसके ऊपर सील रूपी हथियार चलता है। सील का पालन करना अनिवार्य है भिक्षु के लिए। तो अब हम ये बात करें कि आज जितने भी संगठन बन रहे हैं, क्या उनका किसी का भी मुखिया त्यागवान है? बाबा साहब त्यागवान थे या नहीं थे? संगठन बनाया, कामयाब हुए। कांसीराम साहब ने बनाया, त्यागवान थे कि नहीं? संगठन बनाया, कामयाब हुए। ज्योतिबा फुले ने बनाया, त्यागवान थे या नहीं? कामयाब हुए। पेरियार का बेटा मर गया दो, लेकिन फिर भी उन्होंने घर की तरफ पलट कर नहीं देखा। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, पलट कर नहीं देखा। फूटी कौड़ी अपने परिवार को देकर नहीं गए। साहब जो कह रहे थे, मैं बड़ा अच्छी बात में ताली बजवाना चाहूंगा इनके लिए। ताली तो बजाइए। 5% अगर कोई अपना ईमानदारी से समाज को देने लगे, किसी भी रूप में दो, बच्चों को पढ़ाओ, पार्क बनवाओ, कुछ भी समाज में जाना कुछ चाहिए। नहीं हो सकता, कुछ बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में कि आप गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे आप। तो ये चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये काम मैं करता हूँ, आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए। संगठन का नेतृत्वकर्ता के अंदर 4 गुण बताए थे कांसीराम साहब ने। पहला गुण बताया, जिस दिन से आप ये गुण देखने लगेंगे ना संगठनकर्ता के अंदर, संगठन बनाने वाले व्यक्ति के अंदर, उसी दिन समाज में संगठन बनना बंद हो जाएंगे, उसी दिन बंद हो जाएंगे। और ये काम कांसीराम साहब ने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने वाले व्यक्ति के अंदर 4 गुण होने चाहिए। पहले नंबर पर उन्होंने कहा त्यागवान होना चाहिए। और त्याग में उन्होंने कहा जो पैसा और परिवार नहीं छोड़ सकता उसका साथ मत देना, सीलों का पालन नहीं कर सकता उसका साथ मत देना। दूसरा गुण उन्होंने बताया, जो पुराने साथी हैं कांसीराम साहब के, वो जानते हैं इस बात को। ये 4 सिद्धांत आज समाज में बताना बंद कर दिए। क्यों बताना बंद कर दिए? क्योंकि जो भी संगठन बनाता है वो बनाता ही परिवार के लिए, कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूं, प्रतिष्ठा कमा लूं तो कोई पार्टी टिकट दे देगी। तो दूसरा वो कहते हैं कांसीराम साहब, दूसरा गुण होना चाहिए उसके अंदर, वो नैतिकवान होना चाहिए। और धम्म क्या है? नैतिकता ही तो धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। बुद्धा कहते हैं दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का, अल्लाह गॉड का है, वो मेरे धर्म में वो स्थान नैतिकता का है, सदाचार का। तो जो व्यक्ति त्यागवान नहीं होगा वो नैतिकवान हो सकता है क्या? जैसे उदाहरण के लिए आप लोग नैतिकवान हैं, मैं भी नैतिकवान हूं, उदाहरण के लिए। और हम समाज के लिए कितने नैतिकवान हैं और परिवार के लिए कितने नैतिकवान हैं आप सब जानते हैं। समाज के लिए आप 99% नैतिकवान नहीं है, 1% नैतिकवान है। और परिवार के लिए 100% है। तो मूवमेंट चलेगा कि परिवार चलेगा? इसीलिए हमारे जितने भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया, वो समाज के लिए 100% नैतिकवान बन गए, अपने परिवार की तरफ उन्होंने नहीं देखा। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जो संगठन का नेतृत्व करता है वो समर्पित होना चाहिए। अब हमारा समर्पण किसके लिए है? सबका, परिवार के लिए कि समाज के लिए? ये तो मूल्यांकन करने के 3 तरीके बताए उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन 3 चीजों से किया जाए, कि वो समाज को समय कितना देता है, समाज को बुद्धि कितनी देता है, और समाज को धन कितना देता है। तो हम लोग कितना देते हैं? 5% वाले कितने हैं? तो आप सोच के देखिए, जब हम 5% समय, बुद्धि और धन समाज को नहीं दे रहे हैं, और समाज के संगठन का कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, कोई जिलाध्यक्ष बन जाता है, कोई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे तो गली गली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। साहब कहते हैं इनका मूल्यांकन 3 चीजों से किया जाए, कि समय, बुद्धि और धन समाज को कितना देते हैं, जितना देते हैं उतना ही साथ दिया जाए, वरना इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है। चौथा गुण बताते हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कौन सी योजना बनाता है, समाज हित की बनाता है कि परिवार के हित की बनाता है? तो समाज के हित की योजना बनाने वाला कौन है? हम सभी लोग किसके हित की योजना बनाते हैं? 1 मकान बन जाए, 2 मकान बन जाए, बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए। जैसे साहब ने बोला अभी कि सभी लोग चाहते हैं कि अपने घरों में बेटा बेटी डॉक्टर बने। कौन चाहता है कि मेरा बेटा अम्बेडकर बने? कौन चाहता है काशीराम बने? है मिशन बाबा साहब का चलाते बेटे हैं। को इस मूवमेंट के लिए दान करना चाहता हूँ। जो बुद्ध बनेगा, जो कबीर बनेगा, फुले बनेगा, रविदास बनेगा, कौन कहेगा? उनके ब्राह्मणों के हजारों बच्चे आज IIT IIM करने के बाद मुड़ाकर, गमछा पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर घूम रहे हैं संघ में प्रचारक बनके, और वो राजशासक हैं आज, और हम तो नौकर हैं। मेरे पिताजी भी एक नौकर थे और मैं भी नौकरी बन गया था। पर साहब की बात समझ में आ गई कि नौकर कभी क्रांति नहीं करते,
मालिक की सोच पैदा करनी पड़ती है। इसीलिए कांसीराम जी ने नौकरी छोड़ी। बाबा साहब जज की नौकरी नहीं की, ज्योतिबा फुले कभी नौकरी नहीं की, चाहते तो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर लेते, उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे। तो हमको ये 4 गुण वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, जो त्यागवान हो समाज के लिए नैतिकवान हो और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित हो। आज हम सब लोग कहते हैं बाबा साहब 5 साल और जिंदा रह जाते तो भारत बौद्धमय हो जाता, कहते हैं कि नहीं? कभी से कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कांसीराम साहब अगर 5 साल और जिंदा रह जाते तो क्या होता? बोले लाल किले पर नीला झंडा लहरा दिया होता। तो जब वो पूरी जिंदगी लगाए तब भी क्या कम पड़ जाता? समय कम पड़ गया उनके लिए, पूरी जिंदगी लगाई। और हम कहते हैं कि नहीं, हम तो पार्ट टाइम में मूवमेंट को चला देंगे, बौद्ध में बना देंगे, सरकार बना देंगे। ये कपोल कल्पनाएं, यहाँ जीवन की कुर्बानी लगती है, क्योंकि जब तक कोई बीज नहीं बनेगा पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। कांसीराम बीज बने थे, इसलिए बसपा नाम का पेड़ खड़ा हुआ। अब कोई बीज बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सारे लोग पल गई तोड़ने में लगे हुए। बीज बनता है तब मूवमेंट खड़ा होता है। जिस दिन आप ये 4 गुण ढूंढना बंद कर दोगे, उसी दिन समाज में संगठन बनना बंद हो जाएंगे। जो भी संगठन बनाता है उससे बोले घर परिवार और पैसा छोड़ने के लिए तैयार है, वो कहेगा भैया का फालतू बातें क्यों कर रहा है, बोले मत बना संगठन, हम उसी का साथ देंगे जिसमें 4 गुण होंगे। यही कारण था कांसीराम साहब ने जब काम करना शुरू किया, पुराने साथी से गवाह है 2000 संगठनों ने बामसेफ में विलय किया। क्यों विलय किया? क्योंकि लोगों ने उनके कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया, लोगों ने उनकी मीटिंगों में जाना बंद कर दिया, उनके अधिवेशनों में जाना बंद कर दिया। बोले साहब ने ये 4 गुण बताए हैं, या तो तुम घर परिवार पैसा छोड़ो तो तुम्हारी मीटिंग में आएंगे, नहीं तो तुम्हारी मीटिंग में नहीं आएंगे। जब संगठन सारे ये देखने लगे कि कोई हमारी मीटिंगों में आता ही नहीं है, सारे तो कांसीराम की मीटिंग में चले जाते हैं, तो बोले क्या करो? बोले कांसीराम से ही समझेगा करना। बोले साहब हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। 2000 संगठनों ने कांसीराम साहब के साथ विलय कर लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे साथ का व्यक्ति वहां ने संगठन बनाया है, चलो यार हम जुड़ जाते हैं। हमारे फूफा के लड़के ने, मौसा के लड़के ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, हमारे जात के ने, या हमारे डिपार्टमेंट के ने। तो फिर क्या होता है? डॉक्टरों का संघ बना लेते, जुगाड़ चलाते हैं, मास्टरों का संघ बना लेते, जाति के लोग जाति का संघ बना लेते। भाई ये तो हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा, और ये बात बाबा साहब ने कभी नहीं कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सूत्र बदला गया है। इसका असली सूत्र है टू एजुकेट, टू एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज। अगर इसका मैं कभी अनुवाद करूंगा 1.5 घंटा लगता है मुझे केवल यही बताने में। मैं आपको छोटा सा परिचय बता दूं। कल बाबू रामाधीन जी आए थे, उन्होंने कहा मैंने बहुत लोगों की मीटिंग को सुना है, पर डॉक्टर पुष्पन का जो अध्ययन है वो मुझे बहुत गहरा नजर आ रहा है, जबकि आधे घंटे की मेरी बात थी। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ वो उसको बड़ा गंभीरता से समझना। मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की है मेडिकल कॉलेज से, 75% मेरा ऑल सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लगा हुआ है। मैं अपने विश्वविद्यालय का अभी 2015 में 14 में पास आउट हुआ था, 15 में रिजल्ट आया था, 15 से लेके अभी 24 आ गई है, अभी तक कोई मेरी परसेंटेज को क्रॉस नहीं कर पाया है। अभी भी मेरा नाम यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है एजुकेशन में। और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना। ये उपलब्धि नहीं है, जितनी पढ़ाई मैंने पहली क्लास से लेकर अपनी मेडिकल की डिग्री और उसके बाद LLB की, उतनी डिग्री को मिलाकर की है, उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ाई मैंने इस बहुजन आंदोलन की, 10 गुना ज्यादा। और फिर भी मैं इस आंदोलन को 5% समझ पाया हूँ अभी। और हमारे लोग 2 किताब नहीं पढ़ते हैं, बाबा साहब की, कांसीराम साहब की, और कहते हैं हमको आंदोलन चलाना है। आंदोलन समझ में कैसे आएगा? बाबा साहब के सारे सूत्र बदल दिए गए हैं। जो आज हमारे मंचों से बोला जाता है वो एक भी सूत्र बाबा साहब का नहीं है। हिंदी में तो बिल्कुल, और जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें कहा जाता है कि बाबा साहब को कुत्ते पालने का शौक। अरे भाई बाबा साहब कुत्ते पालेंगे, उनके पास इंसानों को देने के लिए वक्त समय नहीं था। तो हम लोगों को बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, सच्चा इतिहास क्रिएट करने पड़ेंगे। कांसीराम साहब ने, अंतिम बात कह रहा हूँ, कांसीराम साहब ने कहा हमारा मूवमेंट 4 चीजों से खत्म होता है। ब्राह्मणवाद से खत्म होता है, पूंजीवाद से खत्म होता है, सामंतवाद से खत्म होता है, और परिवारवाद से खत्म होता है। ये 4 हमारे मूवमेंट के मिटाने के कारण है। हमको इनको चारों पर अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम चारों पर अध्ययन करेंगे और जिस दिन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप की बात करने लगेंगे, हमारे समाज में कभी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पर बात होती है? कोई नहीं करता कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो कर रहा है बात उसमें ही क्वालिटी नहीं होती है। इस पूरे कैडर से जो पुराने साथी हैं साहब, आप लोगों ने शायद एकाध कैडर, कांसीराम साहब कहते थे जिनमें 4 गुण नहीं है उसका एक भी मेरा समाज का व्यक्ति साथ नहीं देगा, ना उसके संगठन में जाएगा, ये वो बताते थे। और अगर उसके अंदर ये गुण हैं तो आपको तन से, मन से, धन से उसका साथ देना है, क्योंकि वो आपके लिए निकला है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि समाज का कल्याण कौन कर सकता है? भिक्षु कर सकता है। और भिक्षु का लिए निकलता है समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए। उसका अपना परिवार नहीं होता, पैसा नहीं होता। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि भिक्षु, आप देख लीजिए, अगर भिक्षु इसके लिए निकला है तो साथ दे, और नहीं निकला है, रोटी खाने निकला है, तो भैया बिल्कुल मत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्धा ने कहा, बाबा साहब ने कहा, कांसीराम साहब ने। लेकिन ये बात कोई संगठन क्यों नहीं कहता है? क्योंकि जो भी संगठन बनाता है उसमें ये गुण होता ही नहीं।
नहीं होता है तो क्या करो, बोले कैडर से गायब कर दो। तो पिछले 20 साल से एक भी आवासीय कैडर कैंप नहीं हुआ है। 2003 में साहब को हैदराबाद में अटैक आया, उसके बाद कोई भी साथी बता दे एक भी आवासीय कैडर कैंप हुआ। जब कैडर ही नहीं हुए, और कैडर क्या है? कैडर हमारी जड़ है, जड़ें खोद दी गई, तो अब महल भर भरा रहा है तो सब डर रहे हैं। भाई जड़ें तो कैडर से बनी थी और वो कैडर बंद है 20 साल से। तो हमको वो सिद्धांतवादी लीडरशिप दोबारा खड़ी करनी पड़ेगी, सिद्धांतों पर चलने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे और त्यागवान नैतिकवान लोगों का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो अभी 29 लाख बने हैं, मैं ये करूँ, आप देख लीजिए जितने लोग अभी जुड़े हैं ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सच्चाई। इनमें से भी एक नया संगठन बनेगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे 10-4 लोगों की आपकी अध्यक्ष जी से नहीं बनी या इनसे नहीं बनी, आज तुमका अलग होगा, चलो हम अपना अलग बना लेते। लेकिन अगर आप सिद्धांत स्थापित कर दिए, ये कहे कि संगठन का मुखिया वही होगा जो त्यागवान नैतिकवान होगा, उसी दिन संगठन बनना बंद हो वो जाएंगे। कहेंगे यार फालतू की बात, यार घर परिवार और पैसा छुड़वा रहे हैं, जय के लाए तो बना रहे हैं, और पैसा प्रतिष्ठा। और बुद्ध ने 2 चीजें मिटाने के लिए बोला, अंतिम बात है, एक तो अहम को मिटाना है और एक स्वार्थ को मिटाना है। और अहम को और स्वार्थ को कौन मिटा सकता है? जो खुद मिटने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे पुरखों ने खुद को मिटाया, तो आपने देखा कि कौम के लिए आज़ादी का रास्ता बनाया। और जिन्होंने खुद को नहीं मिटाया, खुद को बनाया, उन्होंने फिर करोड़ों अरबों के महल जरूर बना लिए, लेकिन समाज की दुर्गति हुई। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपके यहाँ कभी मौका लगेगा तो मैं आऊँगा, आपको भी बुलाऊंगा, वेलकम। क्योंकि बाबू रामाधीन जी के शिष्य हैं आप लोगों में से कई लोग, और वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। मैंने उनकी अध्ययन को और उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको जाना है और समझा है। इसी कारण से मैंने उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 1000 एम्प्लॉयज और छात्रों को इकट्ठा किया। भीड़ का कार्यक्रम नहीं था, सिलेक्टेड लोग थे, और उसमें आने के लिए पैसा देना था लोगों को, ऐसा ही नहीं कोई भी आ जाएगा, उसमें कार्ड लेना था, पैसा देना था, पैसे देकर आए थे लोग। और हमने कहा ये कार्ड देगा थे नहीं उस वो प्रोग्राम कार्यक्रम में के। आएगा, जिसका कुछ लगता नहीं है वो कभी भी मूवमेंट का नहीं होता है, फ्री वाला कोई नहीं मैं होता। आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि बाबा साहब के एक्चुअल सूत्र आप लोगों में से कुछ विद्वान साथी जरूर पढ़ें। बाबा साहब का अगर यही सूत्र सही वाला होता, बाबा साहब ने कहा टू एजुकेट, टू एजुकेट देन ऑर्गेनाइज। इसकी व्याख्या थोड़ी सी कर देता हूँ। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो, शिक्षित होना नहीं। शिक्षित होंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से? होना तो है ही, होने के बाद करना है। फिर कहा कि जो लोग शिक्षित हो जाएं, एक्चुअली ये अलग शब्द नहीं है, बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। यही बात बाबा साहब ने अपने शब्दों में कही इंग्लिश में, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी का बदला हुआ रूप है टू एजुकेट, टू एजुकेट देन ऑर्गेनाइज। ये उसी का बदला हुआ रूप है, कभी मौका लगेगा तो बताऊं। तो धम्म का मतलब होता है गुलामी से आजादी, और बाबा साहब ने कहा एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? आंदोलित करना, उद्वेलित करना, झकझोरना। तो बाबा साहब कहते हैं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। गुलामी की बेड़ियां स्वयं तोड़ेगा, आप नहीं तोड़ सकते किसी की गुलामी की बेड़ियां। तो बाबा साहब कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध कहते हैं, और बाबा साहब कहते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? संगठित होना। और बुद्धा क्या कह रहे हैं? संघ की शरण में जाओ। पर हमारे लोगों ने कहा यार ये बाबा साहब तो यार कम पढ़े लिखे थे। अरे जी कैसी बात कर दी बाबा साहब ने? पहले आंदोलित कौन करेगा? पहले से शिक्षित हो गए तो संगठन नहीं बनाना पड़ेगा, पहले संगठन बनाना पड़ेगा। जब संगठन बनेगा तभी ना संघर्ष करेंगे। तो संगठन बना डाले 29 लाख और बनने वाले हैं, लेकिन अब हम बनने नहीं देंगे। अगर समाज के ईमानदार लोग इस बात पे उतारू हो जाएं कि बुद्ध की बात को मानेंगे, फुले की बात को मानेंगे, कबीर की बात को मानेंगे। अगर आप चाहें तो मैं बुद्ध से लेके, कबीर से लेके और जितने भी हमारे महापुरुष रहे उनके सारे शब्दों को आपके सामने रख सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। एक ही बात कही है सबने, बस समय काल परिस्थितियों को देखकर भाषा बदली है, बस बात एक ही है, चाहे बुद्धा की हो चाहे कांसीराम जी ने भी उसी को कहा 3 सूत्रों में, वामसेप, DS4 और BSP। ये उसी का बदला हुआ रूप है। तो आप कभी मौका देंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से, समझदार लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग हो गए हैं वो अध्ययन करने पर ध्यान। जब आप अध्ययन करोगे बाबा साहब का तो सत्य निकाल लोगे, और जब सत्य समाज में परोसा जाएगा तो परिणाम आ जाएंगे, और नहीं तो झूठ पे चल ही रहा है जो चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत ही कम समय में बहुत ही सार गर्भित बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।